हेलो दोस्तों, जिस जिस पे जग हंसा है एक दिन उसी ने इतिहास रचा है। नमस्कार दोस्तों, मनीष जैन आपके सामने उपस्थित हूँ एक और नए एपिसोड पे, एक नए स्टॉक एनालिसिस के साथ में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन माय चैनल हॉबी टू पैशन, गेटवे टू इन्फॉर्म्ड स्टॉक एनालिसिस। लेट्स गो। लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन अ बिट। यस, चलो। This is my small introduction. I won't repeat it this time. I'm sure that जो लोग regular follow कर रहे हैं they are aware of it, and जो नए आए हैं I welcome all of them. But I would request that you pause the video and go through the introduction once. अगर कुछ query हो please let me know in the comment section. This is a disclaimer. This is important. I should repeat. मुझे ये repeat करना चाहिए कि इसमें जो भी मैं स्टॉक की एनालिसिस कर रहा हूँ ये मेरी अपनी निजी राय है, और इसके अंदर इस स्टॉक के एनालिसिस के बेसिस पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसमें होने वाले प्रॉफिट या लॉसेस इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। मैं, मेरा चैनल या मेरे कोई भी टीम का मेंबर इसका जिम्मेवार नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, चाहे आप खुद डिसीजन ले रहे हैं या आपके वित्तीय सलाहकार से डिस्कशन के बाद में ये डिसीजन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का या प्रॉफिट बुक करने का, दैट इज प्योरली योर कॉल। चलिए आज के एनालिसिस को शुरू करते हैं। आज का स्टॉक है एक्सिस बैंक। ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है जो मैं हमेशा देता हूँ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स के लिए। एक्सिस बैंक पहले आपको पता है कि यूटीआई बैंक के नाम से जानी जाती थी। ये 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जिसके अंदर की मेजर जो उस वक्त के जो अंडरटेकिंग्स थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हुआ करती थी, जैसे एलआईसी थी, जीआईसी और एनआईसी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। इन्होंने मेजरली मिल करके इस बैंक को यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उस वक्त यूटीआई हुआ करता था, उन्होंने इस बैंक को इनकॉर्पोरेट किया था 1993 में। और ये 1994 में इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था, और एक प्राइवेट सेक्टर में ये वन ऑफ द लीडिंग बैंक थी उस प्राइवेट सेक्टर की। और 2007 में इसका नाम यूटीआई बैंक से चेंज करके एक्सिस बैंक कर दिया गया। हेडक्वार्टर ऑब्वियसली इसके मुंबई में है, हम सब जानते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये इन टर्म्स ऑफ एसेट्स इंडिया में, और फोर्थ लार्जेस्ट बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। इसके मार्केट कैप है लगभग 3.25 लाख करोड़, 3.24 ट्रिलियन रुपीस। लाइफ टाइम हाई लो मैं बता दूं आपको कि लाइफ टाइम हाई रहा है, अभी रिसेंटली इसने टच किया है 2 महीने पहले 1151.85 रुपये पे, और लाइफ टाइम लो रहा है 55.65 रुपये वे बैक इन 2009। तो ये इसका थोड़ा सा फंडामेंटल है। रिसेंटली इसने आपको पता होगा कि एक साल पहले, करीब 1-1.5 साल पहले, इनफैक्ट प्रिसाइजली मार्च 2022 में इसने सिटी बैंक के जो एसेट्स और जो बिजनेस था इंडिया में उसको टेक ओवर किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन था इस बैंक के लिए, क्योंकि सिटी बैंक का जो जितना बिजनेस था, ऑब्वियसली आपको पता है सिटी बैंक इज नो मोर एग्जिस्टिंग इन इंडिया। अब वो उसके सारे एसेट्स और जो भी बिजनेस था वो एक्सिस बैंक ने टेक ओवर कर लिया। वो डील थी करीब 11,603 करोड़ रुपए की। और इसके अंदर जो एक एज मिली है इसको सिटी बैंक के बारे में थोड़ा सा मैं इसमें इसलिए जोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये डील हुई थी, एक्सिस बैंक के बिजनेस और मार्केट कैप में इम्पैक्ट करती है। और जो ये 11,603 करोड़ है, इसके अगेंस्ट में बोला जा रहा है कि करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस इन्होंने टेक ओवर किया था, जो भी कुछ अलग अलग कैटेगरी के बिजनेसेस थे। तो रफली अराउंड इतना 25,000 करोड़ रुपीस का बिजनेस टेक ओवर किया था। और सबसे बड़ी इसका पर्पस ये था कि सिटी बैंक का जो एक कस्टमर बेस है, जो बिकॉज सिटी बैंक काफ़ी
डिकेट्स से इंडिया में ऑपरेट कर रही थी, जब एक्सिस बैंक नहीं थी एग्जिस्टेंस में, उससे पहले से। तो इसको एक लार्ज, बहुत बड़ा एक कस्टमर बेस मिला जो एक्सिस बैंक के काम आया। सिटी बैंक की जो डिपॉजिट्स थे वो बहुत बड़े लार्ज स्केल डिपॉजिट्स थे। इसके अंदर इसका ये फ़ायदा हुआ कि इसका जो एज इट इज़ डिपॉजिट्स जो है वो इसमें ट्रांसफ़र हो गए। तो इसके पास में एक लाइबिलिटीज़ को स्केल अप करने का जो बेनिफिट है वो एक्सिस बैंक को मिला। क्रेडिट कार्ड ऑब्वियसली वन ऑफ द फर्स्ट बैंक थी जिन्होंने क्रेडिट कार्ड इशू किए थे इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो वो एक बना बनाया बहुत बड़ा एक कस्टमर बेस मिला, और जिसके अंदर की 1.8 मिलियन कार्ड्स, जिसको क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को इन्होंने ऐड किया। 3,200 ट्रेंड और ग्रूम्ड एम्प्लॉयज़ जो इस बैंक में थे, जिनको काफ़ी डीप नॉलेज था बैंकिंग सेक्टर का, उनको वो इनका एक एसेट बना एक्सिस बैंक का। और ऑब्वियसली एक ग्लोबल पोजीशनिंग में भी जो ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जीपीएस सिस्टम जिसको कहते हैं हम, वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इसके लिए एक्सिस बैंक के लिए रहा है। और ऑब्वियसली जो इसके पहले जो एक बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड मार्केट कैप, एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, इन दोनों से जो गैप हो गया था वो इस डील को कवर करने के बाद में ये गैप काफ़ी हद तक मैच कर पाई है एक्सिस बैंक। तो इसीलिए ये मार्केट कैप में जो एसेट्स के नाम पे अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, इसने वो माइलस्टोन अचीव किए हैं। सो एक बहुत बड़ा बिजनेस, क्वालिटी बिजनेस इसको एक्सिस बैंक को मिल गया। 11,603 करोड़ रुपए की ये डील हुई थी, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है मेरी इस फंडामेंटल एनालिसिस में। इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा वक्त ज़्यादा दिया है इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर। अब मैं इसका पीयर टू पीयर कंपैरिजन करना चाहूँगा। इसका मैंने कंपैरिजन किया है कोटक महिंद्रा बैंक से, आईसीआईसी बैंक से और एचडीएफसी बैंक से। तीनों अलॉन्ग विद एक्सिस बैंक ये सब के सब प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, तो इसीलिए मैंने पीयर कंपैरिजन किया। मैंने इसमें और कोई भी बैंक, इवन एसबीआई को इसमें नहीं रखा, बिकॉज वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं मानता, इसको प्राइवेट सेक्टर बैंक के हिसाब से ले रहा हूँ मैं। तो ऑब्वियसली एक्सिस बैंक देखिए, इन चारों में मार्केट कैप में जैसे बताया था फोर्थ है ये, तो फोर्थ नंबर पे 3.25 लाख करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। नेट इनकम जो है वो लगभग 49-50,000 करोड़ रुपीस की इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम मीन्स जो इंटरेस्ट इसने डिपॉजिट्स ले रखे हैं और जो लोन्स दे रखे हैं, उनका जो डिफरेंस है वो है 50,000 करोड़ रुपीस का। तो ये बहुत अच्छा एक नंबर है। ये आप देख सकते हैं कि जितनी इसकी कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप है, उसके मुकाबले का ये अच्छा एक बिजनेस कर रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.14% है। इसके देखिए, इसके ऊपर दो अप्रोच हो सकती है कि कुछ लोग कह सकते हैं कि ये ओवर प्राइस्ड है। पीयर कंपैरिजन में अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हाई पी रेशियो है इसका, तो ये शायद ओवर वैल्यूड है। इसका दूसरा नज़रिया भी होता है। दूसरा नज़रिया क्या होता है कि ये स्टॉक इन्वेस्टर्स की नज़र में अभी भी ग्रोथ की पोटेंशियल है इसके अंदर, इसलिए इसका प्राइस बढ़ रहा है। यू आर गेटिंग मी? तो सिमिलरली इसको मैं कोरोबोरेट करूंगा इसके नेक्स्ट वाले रेशियो से, जो है 2.18 टाइम्स। आप देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से प्राइस का मतलब क्या है कि जो एसेट्स की इसकी वैल्यूएशन, एसेट्स की जो वैल्यू है, बुक वैल्यू है, जिस वैल्यू पे एसेट्स खरीदे जाते हैं, और जो मार्केट की जो मार्केट प्राइस चल रहा है, उसको जब हम उसका रेशियो निकालते हैं तो 2.18 टाइम्स पर शेयर का हिसाब आ रहा है। दैट मीन्स कि ये कहा जाता है कि अभी भी इसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल है। इसलिए आप देखिए कि जब बुक वैल्यू को हम एक्चुअल मार्केट वैल्यू से रियलाइजेशन में जाएंगे, सो इट विल ऑब्वियसली स्पॉट वो एक्चुअल में इसको मार्केट में अगर इसको हम सेल करने जाते हैं उस चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल है कि जैसे कोई ऑफिस प्रीमाइसेस है, अगर वो ऑफिस प्रीमाइसेस मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की चीज़ है, और अब बुक वैल्यू में तो हमेशा वो 1 करोड़ रुपए पे रहेगी। अगर 10-15 साल बाद में जाएंगे तो ऑब्वियसली उस चीज़ की वैल्यू 1 करोड़ की जगह बढ़ के 1.5 करोड़ 2 करोड़
3 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी होगी, मतलब 2 गुना 2.5 गुना हो चुकी होगी, लेकिन बुक्स में वो आज भी 1 करोड़ रुपए पर ही 15 साल तक एग्जिस्ट करती रहेगी, अनलेस वी रिवैल्यूएट। तो रिवैल्यूएशन हम नहीं करते हैं। इसी इसी चीज को कहते हैं कि मार्केट में उसको परसीव किया जाता है कि इसकी कितनी ग्रोथ पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ बुक टू एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स की जो मार्केट वैल्यू है उसको। तो ये अभी भी आप देखिए पीयर कंपैरिजन में देखते हैं तो 2.18 है, दैट इज द लोवेस्ट। सो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ये यहाँ से अपस्केल इसको अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा, और इसको आगे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर रेट इंक्रीज होने में ये बहुत बड़ा सहायक होगा। शेयर होल्डर्स फंड्स ऑब्वियसली 1.49 लाख करोड़ का है। डिपॉजिट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले, जैसे ऊपर जो नेट इंटरेस्ट इनकम की मैं बात कर रहा था, ये डिपॉजिट्स पे हम ये डिपॉजिट्स, वो फिक्स डिपॉजिट्स और जो तरह तरह के डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अंदर 10 लाख करोड़ रुपया इसके पास में पड़ा हुआ है बैंक के पास में, और लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की बोरिंग्स भी हैं। तो ये करीब 12.25 लाख करोड़ रुपए का हिसाब किताब है। लेकिन इसके अगेंस्ट में एडवांसेस कितने हैं? लगभग 9,64,000 करोड़ रुपए का जो एडवांसेस हैं। अभी एडवांसेस में आप देख रहे हैं, एडवांसेस और डिपॉजिट्स में गैप है। ये गैप जब मीटअप किया जाएगा तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ये कितनी ज़्यादा शूटअप करेगी, और नेट इंटरेस्ट इनकम अगर शूटअप करेगी तो इसकी शेयर की प्राइस बाउंड है बढ़ने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर कि ये अभी पीछे लास्ट मंथ में आपने देखा होगा कि HDFC बैंक में स्टॉक में सडन फॉल आया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि ये जो इंटरेस्ट का जो मार्जिन है कि इंटरेस्ट कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट्स उठाए हुए हैं बैंक ने, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, प्रोडक्ट को सेल किया हुआ है बैंक ने, ये मार्जिन बहुत ज़्यादा घट गया था। इसी वजह से HDFC बैंक के ऊपर इम्पैक्ट आया था, क्योंकि इसके ऊपर ये इसकी इंटरेस्ट अर्निंग्स जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है इनके रेवेन्यू का। तो इस कारण से, इस वजह से HDFC बैंक पे इम्पैक्ट आया था। और यहीं पे हम ये एक्सिस बैंक को देख रहे हैं कि इसके पास अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे ये एडवांसेस को इंक्रीज कर रही है, और इसके पास में जो एक कस्टमर बेस मिला है सिटी बैंक डील से, वो एक प्राइम कस्टमर बेस है। एक मैं अभी जब रिसर्च कर रहा था इस स्टॉक के ऊपर, मैंने देखा था कि 1 आउट ऑफ एवरी 3 कस्टमर्स, प्राइम कस्टमर्स आर एक्सिस बैंक कस्टमर्स। ये इतना बड़ा एक कोट मेरे को मिला था वहाँ पर, एक ऑफिशियल वेबसाइट पे मिला है। सो मैं इसको यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके अंदर पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल मुझे दिख रही है। अब इसके अंदर कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पे नीचे दिखाना चाह रहा हूँ। ऑल्दो मैं हमेशा नेट कैश फ्लो का ही अपना पीयर कंपैरिजन में लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं तीनों फैक्टर्स अलग अलग कर रहा हूँ कि ऑपरेशन से इसके पास में देखिए 22,000 करोड़ रुपीस आ रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, जो पीयर कंपैरिजन में किसी भी बैंक के पास में नहीं आ रहे हैं। दूसरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे 33,000 करोड़ रुपीज इसने लगाया। दैट मीन्स व्हाट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक तो होता है कि आपके पास में जो RBI के पास में आपको फंड रखना पड़ता है मैंडेटरी। दूसरा, जो इसने सिटी बैंक के एसेट्स टेक ओवर किए हैं, जो सिटी बैंक का बिजनेस टेक ओवर किया है, इनफैक्ट आई शुड से, ये बिजनेस के ऊपर अभी एक्सपेंशन कर रही है बैंक। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अभी स्टेप बैंक ने उठाया हुआ है कि मोर देन 32,000 करोड़ रुपीज इसका बैंक स्पेंड, इसने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे स्पेंड किया। ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का मैं आपको लेखा जोखा दे रहा हूँ उसके बेसिस पर। प्लस जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टमेंट बैंक को कुछ मैंडेटरी करना पड़ता है और कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से भी इन्वेस्ट करती है जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसके ऊपर 66,600, दैट्स नॉट अ बिग डील, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मेरे को ये बताना जरूरी था कि ये जो फैक्टर है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो का आना और जाना है, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इसमें। ये एक और फिर इसके अंदर मैं लेता हूँ जो इसके रेशियोज पे आता हूँ मैं कि ईल्ड एडवांसेस जो की हुई है वो 10.07 % का इसके ऊपर जो एडवांस किया हुआ है, जो
क्या कहते हैं, लोन्स दिए हुए हैं, उसके बाद 10.07% का इसको अर्निंग हो रही है, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो रही है लगभग 6.25। तो ये जो इंटरेस्ट का स्प्रेड आ रहा है जो लेना और देना के ऊपर, वो लगभग 6.30। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये इसका है। हालांकि इन चारों में ये कम है, लेकिन क्योंकि इसके पास में एक वो बफर है जहां ये और एडिशनल इन्वेस्ट कर सकती है बैंक, तो वहां पे जब ये इन्वेस्टमेंट करेगी तो ऑब्वियसली इसके पास जो इंटरेस्ट स्प्रेड है ये इंक्रीज होगा, बिकॉज इसके पास वो पोटेंशियल है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या आ रहा है, तो लगभग 25%। सो इट इज बेस्ट इन क्लास। इस कंपैरिजन में आप देख रहे हैं तो लगभग 24.29%। इट्स अ वेरी गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन एसेट अगेन 1% का रहा है। तो ये रिटर्न ऑन एसेट्स में अगेन जैसे मैंने बताया था कि इसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है। अभी वो ग्रोथ पोटेंशियल को देखेंगे तो ये पीयर कंपैरिजन को बीट करने की एक उम्मीद हम रख सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है 32.25%, स्टडी ग्रोथ है अभी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लगा हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लगा हुआ है। 32.25% का अभी रेवेन्यू ग्रोथ अभी फिलहाल ले रही है ये, लेकिन जब वो एसेट्स बन के तैयार हो जाएंगे, इसके जो वो एसेट्स इसको रिटर्न देना शुरू करेंगे, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ बेटर रेवेन्यू ग्रोथ हियर इन दिस केस ऑल्सो, जो अभी ये इस पीयर कंपैरिजन में सबसे लोवेस्ट है। और अर्निंग पर शेयर 71.21% का ग्रोथ है ये। तो धीरे धीरे इट विल स्टार्ट शोइंग प्रोबेबली। हम जब मार्च 24 की जो बैलेंस शीट है ये जब हम इसकी देखेंगे तो इसमें नंबर्स बड़े अच्छे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने चाहिए। that must beat the industry expectation of what the numbers they are expecting for March 24. Similarly, price to earning ratio and price to book to value ratio जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ये एक पोटेंशियल इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ। टेक्निकल चार्ट्स पे आते हैं। टेक्निकल चार्ट्स में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मतलब वो फंडामेंटल एस्पेक्ट को मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं टेक्निकली आ रहा हूँ। टेक्निकली मैं देख रहा हूँ कि ये बड़ा स्टडी एक एवरेज वॉल्यूम के साथ में शेयर ट्रेड हो रहा है। पिछले मोर देन 15 मंथ्स में देख रहा हूँ कि एक हर टाइम फ्रेम पे एक एवरेज वॉल्यूम आ रहा है, उतना ही आ रहा है। कोई बहुत ज्यादा मार्जिनल डिप्स एंड हाइज आ रहे हैं इसके अंदर, बट ओवरऑल एक ही एवरेज इसकी वॉल्यूम में चल रहा है। दैट शोज दैट द स्टॉक इज इनटू एक्यूमुलेशन फेज, कि जब बहुत ज़्यादा स्पॉट नहीं आता है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होता है कोई भी स्टॉक का वॉल्यूम, तो दैट मीन्स वी कैन एज्यूम कि लोगों का एक स्टैंडर्ड स्टडी इसके अंदर कॉन्फिडेंस बना हुआ है स्टॉक के अंदर, और एक ये स्टैंडर्ड लेवल की एक्यूमुलेशन इसके अंदर चल रही है, क्योंकि मेजर मूवमेंट प्राइसेस में नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके बाद में आ रहा है कि अगर मैं एवरेज टाइम फ्रेम देखता हूं कि जिसके अंदर मैं लोअर टाइम फ्रेम भी देखूं और हायर टाइम फ्रेम भी देखूं, तो ये ओवरसोल्ड जोन के आसपास घूम रहा है। जो ऑक्सीलेटर्स हैं उसके अंदर 52 वीक हाई लो देखता हूं मैं, तो 1151 अभी रिसेंटली जनवरी में इसने दिसंबर में इसने अचीव किया था, और 814 अभी करीब एक साल पहले के करीब इसने 814 का 52 वीक लो इसने अचीव किया था। अगेन बुलिशनेस के लिए अगर मैं अपना कॉन्फिडेंस जो मेरे को एक और मिलता है वो है हायर हाइज और हायर लोज के कारण, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली बना रहा है हायर हाई और हायर लो। आप देखेंगे पिछले 1-1.5 साल का चार्ट अगर आप उठा के देखते हैं तो कंसिस्टेंटली ये हायर हाई और हायर लो पे ट्रेड कर रहा है। एक बस खाली एक एक्सेप्शन था जो अभी रिसेंटली जनवरी में जो प्राइवेट बैंक्स के अंदर फॉल आया था बिकॉज ऑफ HDFC केस, तो उसके कारण इसको भी थोड़ा सा हैमरिंग हुआ था इस स्टॉक के ऊपर भी, तो उस कारण ये थोड़ा नीचे आया था, बट वो धीरे धीरे उसको बिल्डअप करने की उसी रेंज में आने की पोजीशन में। बिकॉज मैं अभी आपको जब दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि एक राइजिंग चैनल के ऊपर अब ये स्टॉक आ चुका है। आप ये देखिए, एक जो ब्लू आप देख पा रहे हैं, ये एक राइजिंग चैनल में ये स्टॉक आ गया है, और राइजिंग चैनल में काफी टाइम से चल रहा है इनफैक्ट, और उसके सपोर्ट लेवल के आसपास ये पहुंच चुका है। तो ये इसको डबल सपोर्ट मिलेगा, एक तो फिबोनाची लेवल 0.786 का मिलेगा इसको, और एक मिलेगा इसको ये राइजिंग चैनल का भी जो बॉटम पार्ट है उसका भी एक इसको आने वाले टाइम में सपोर्ट मिलेगा।
तो दैट वो ड्यूअल सपोर्ट का काम करेगा, प्लस कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग हम जिसको कॉन्फ्लुएंस जिसको ट्रेडिंग कह सकते हैं हम, इसके जो जिसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड स्टार्ट कर चुका होगा अपना आने वाले टाइम में। अब इसका मैं इस पूरी जो फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैंने आपके सामने रखा, इसके बेसिस पर मुझे जो लग रहा है कि इसका एक स्टेडी टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ, वो है कि मैं एक सेकंड अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे पहले मैं आता हूँ लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो आज का मार्केट जब क्लोज हुआ था तो 1053 था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, और हाई आज इसने अचीव किया था 1096। अब जैसे मैंने बताया था कि ये एक राइजिंग चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अगर मैं इसको कंजर्वेटिवली भी लेता हूं कि जो इसका सपोर्ट लेवल है जो, और ऑब्वियसली अभी सपोर्ट के आसपास ही है, फिर भी मैं अगर लेता हूं तो 1000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट इसके ऊपर सपोर्ट पे ये पहुंच जाएगा, और वहां से एक बाइंग मतलब बड़ी अच्छी बाइंग इसके अंदर है, बिकॉज ये ऑलरेडी डिमांड जोन के अंदर एंटर कर चुका है। मैं फिर भी देखता हूँ कि मान लीजिए प्राइवेट बैंक्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है, और जो भी जो नॉर्म्स हैं या जो भी जैसे पेटीएम का जो प्रॉब्लम हुई है उसके ऊपर अगर इसको कुछ बीटिंग प्राइवेट बैंक के ऊपर कुछ स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स अगर आरबीआई लाती है या कुछ भी वजह से इसको थोड़ा बहुत बीटिंग का देखना पड़ता है, 50-60 रुपए और टूट जाता है ये, तो 1000 का वो लेवल होगा जहां पे बाइंग मैं तो इसकी नहीं चुकूंगा। और जहां ये पिछली बार जहां से वापस जंप किया था इसने और ऑल टाइम हाई पे पहुंचा था, ये यही लेवल था, और ये उसी लेवल पे वापस आके खड़ा हो चुका है। तो दिस इज अनदर गुड एस्पेक्ट। तो इसलिए अब मैं क्या ये सब चीज को देखते हुए 1300 से 1400 का एक टारगेट मैं इस स्टॉक में लेके चलूंगा लेवल इस ये अचीव करने के लिए। तो अब ऑल टाइम हाई ये ऑब्वियसली बीट करेगा, और जो मैंने बताया था कि टेक्निक फंडामेंटली भी मैंने चीज़ बताई थी कि बिजनेस एक्सपेंशन पे लगी हुई है बैंक, प्लस ये जो वॉल्यूम्स है वो स्टडी वॉल्यूम चल रहे हैं, ऑक्सीलेटर्स में ओवरसोल्ड जम पे हैं, हायर हाई हाई लो बना रहे हैं, ऑलरेडी डिमांड जोन में ये ट्रेड कर रहा है। फिर भी कंजर्वेटिवली हम देखते हैं कि और 50-60-100 रुपये टूटता भी है तो 1000 रुपये का वो लेवल होगा जहां पर ये स्टॉक वापस अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करके 1300 से 1400 का लेवल जरूर अचीव करेगा। स्टॉप लॉस मैं 100 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। अगर मैं 1000 रुपये पे एंट्री करता हूँ तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस के हिसाब से ये 900 रुपए का अगर उससे ट्रेड करता है नीचे तो मैं इसको एग्जिट कर जाऊंगा। ऑल्दो देखिए स्टॉप लॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट when we are seeing that some stocks are fundamentally very good in terms of कि इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेन स्टे वो स्टॉक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इसके अंदर हमारे पास में स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्वीक हम अगर चाहें कि अगर कोई ऐसा ही बियॉन्ड कंट्रोल अगर कोई भी चीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो स्टॉप लॉस को हिट करेगा। अदरवाइज वी कैन ट्वीक अराउंड दिस 900 स्टॉप लॉस एज 875 या 850 या तो मैं 900 रुपये भी रखना चाहे तो, बट इट्स एवरेज स्टॉप लॉस फॉर दिस शेयर। तो गिवन दैट स्टॉप लॉस एंड द टारगेट, मैं इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहा हूँ 1:4 का। तो ये इसका एक एनालिसिस है जो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक का जो स्टॉक है इसके लिए आपको मतलब ये मेरी एनालिसिस है जो टेक्निकली और फंडामेंटली मैंने की है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 1300-1400 का जो टारगेट है ये आने वाले 9 से 12 महीने के अंदर मैं मतलब होपफुली इस कैलेंडर ईयर के अंदर ये अचीव कर लेना चाहिए इसको। सो दिस इज ऑल अबाउट माय technical analysis for this Axis Bank in the series of stocks that I'm doing। और इसके अंदर दूसरी बैंक है जो मैंने एनालाइज किया अभी रिसेंट टाइम्स में। पहले पंजाब नेशनल बैंक थी, उस पंजाब नेशनल बैंक थी वो आपने देखा होगा कि इट इज़ डूइंग प्रीटी गुड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, जिसके अंदर अच्छा उसने एक मूवमेंट दिया है। आज रिट्रेस हुआ है तो आई एम होपफुल कि अभी इस रिट्रेसमेंट के बाद में वापस एक नए हाई को अचीव करेगा वो। चलो, हैविंग सेड दैट, दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन टुडेज एपिसोड। होप आप इसको
पसंद करेंगे। एंड दीज आर द एक्नॉलेजमेंट एंड सोर्सेज ऑफ माय रिसर्च इन टुडेज वीडियो। विकिपीडिया, ट्रेडिंग व्यू, investing.com, google.co.in, एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट एंड हिंदू बिजनेस लाइन से भी मैंने कुछ इम्पोर्टेंट डेटा उठाया है। एंड दिस इज माय सोशल मीडिया प्रेजेंस, जिसके अंदर ट्रेडिंग व्यू, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स एंड टेलीग्राम है ही प्रोमिनेंट है ये। एंड दैट्स अबाउट इट। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड with another stock, another analysis, another profit making tool. And in the meantime, आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप अभी किस पोजीशन में चल रहे हैं अपने स्टॉक के ट्रेडिंग में, और कोई भी स्टॉक अगर आपको लगता है कि एनालिसिस आप करवाना चाहते हैं, डू फील फ्री टू सेंड द मैसेज टू मी, और मैं जैसे जैसे पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूँगा। और एक जो भी लास्ट टाइम मैंने अपने वीडियो में बताया था कि आपको एक पर्टिकुलर टिप या एक पर्टिकुलर एपिसोड में ऐसा बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर स्टॉक्स के सिर्फ स्टॉक से ही अपने वेल्थ क्रिएशन और अपने पोर्टफोलियो को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप एग्जिस्टिंग स्टॉक से। इसके ऊपर मैंने बताया था कि मेरे को कंटेंट नहीं मिला था। ये मेरी अपनी सोच है, समझ है, जिसको मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों के साथ साझा जरूर करना चाहिए। बट एक ही गुजारिश है आप लोगों से, एक तो इन वीडियोस को आप शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं, उसमें खो जाते हैं कि यार ये स्टॉक अभी इतना चल रहा है, फिर इतना बता रहे हैं, इतना बता रहे हैं, तो आप उसी उधेड़ बुन में लग जाते हैं और फिर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। So do subscribe, do share, do comment. See you all in the next episode. Goodbye for now. Bye. Bye.